हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखो, एक तो बहुत ही ये दुखद खबर है, उज्जैन से है। एक 12 साल की बच्ची का रेप किया गया है और ताज्जुब आपको जान के ये होगा कि बच्ची जो है ना वो 20-25 मिनट पैदल जो है वो निवस्त्र जो है वो मतलब हेल्प के लिए मांग रही थी, बट लोगों ने उसकी हेल्प नहीं करी। इसकी सीसीटीवी फुटेज आप अगर देखेंगे तो आप देख के ना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा फील करने वाले हैं, क्योंकि देयर इज़ अ गाय जो अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं वो बच्ची गुजर रही है सामने से, एंड व्हेन शी इज़ कमिंग टू आस्क फॉर हेल्प तो वो कह रहे हैं आगे बढ़ो। तो मतलब किसी और को दोष दें उससे पहले तो सोसाइटी को देखिए आप कि किस लेवल पे चल रही है, आप और हम किस लेवल पे चल रहे हैं। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि आप कभी किसी की हेल्प करने जाते हो तो दिक्कत में फंस जाते हो, बहुत बार स्कैम भी होते हैं। बट यहाँ पे एक बच्ची थी और इस तरीके की चीज़ों में कोई भी आपको कुछ मतलब गलत इंटेंशन से आपकी हेल्प नहीं मांगेगा, पर लोगों ने उसकी हेल्प नहीं करी। बाद में एक पंडित थे, उन्होंने उसको फिर पुलिस को बुलाया, कपड़े वपड़े दिए, इस तरीके की चीज़ें हुई। तो ये थी। इसमें फाइनली जो है अभी एक ऑटो ड्राइवर जो है उसको अरेस्ट किया गया है। लेट्स सी आगे क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। इसके बाद देखो, वैसे निर्भया केस को कितने साल हो चुके हैं हमारे देश के अंदर, और जब निर्भया केस हुआ था तो उस समय कितना ज़्यादा आक्रोश था, कितने सारे कानून स्ट्रिक्ट कर दिए गए, सब हो गया। उसके बावजूद भी आप आज की डेट में देखिए तो सिचुएशन वहीं की वहीं नज़र आती है। चाइल्ड रेप के मामले कितने सारे देखने को मिलते हैं। अभी इस तरीके की चीज़ें कुछ दिन पहले दिल्ली में देखने को मिली थी, हैदराबाद में आपने देखा था, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मतलब बहुत ही लोगों का क्या ही बोला जाए, किस मेंटालिटी से लोग बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और क्या ये दुनिया मतलब कहाँ पे जा रही है। कभी कभी ये सब चीज़ें सुबह सुबह जब पढ़ते हैं या सुनते हैं ना तो मतलब पूरा दिन ऐसा लगता है कि यार क्या ही कर रहे हैं हम लोग, मतलब क्या ही दुनिया है। मतलब बिल्कुल जो नेगेटिविटी की जो अतीम सीमा है ना, मेरे साथ तो अभी वो हुआ है जब मैंने ये वीडियो देखी। ऑल्दो ये पढ़ा कल भी था मैंने न्यूज़ में, बट वो सीसीटीवी फुटेज देखने को मिला, अभी एक न्यूज़ चैनल पे चल रहा था, तो उसमें मतलब वो जो बंदा है जिसके पास वो हेल्प मांगने है, यार ही सिंग आगे बढ़ो। तो ये एक आपको ह्यूमन साइकोलॉजी दिखाती है और हमारी सोसाइटी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, आप देख सकते हो। चलिए, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन डिपार्ट्स, MS स्वामीनाथन, इनको बोला जाता है कि ये भारत के एग्रीकल्चर जो आज की डेट में है ना, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको ना एक बात बताऊंगा, आपको जो बच्चे क्योंकि नए हैं, जो प्रिपरेशन में नए हैं, और आप लोगों की एज भी छोटी है, तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, बट अगर आप लोगों के दादाजी होंगे या दादी होंगी, नाना होंगे, नानी होंगे, आप उनसे बात करिएगा, आपको पता पड़ेगा। देखो, आज की डेट में ना हम देखते हैं कि हर तरफ फसलें हैं, किसान है, खेती है। आपको जान के ताजुब होगा, 1947 के बाद ना भारत के अंदर इंपोर्ट किया जाता था फूड ग्रेन्स USA से, और जब शिप आती थी ना भारत में तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे होता था कि बाहरी कंट्रीज से खाना आया है, इस तरीके की चीजें। होता क्या था, देखो जमीन तब भी थी इंडिया में और यही जमीन थी, लेकिन हमारे यहाँ पे ना साइंटिफिक टेम्पर का यूज करके फसलें नहीं उगाई जाती थी। जैसे कि फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता था, साइंटिफिक तरीकों का यूज नहीं किया जाता था, जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर वो नहीं किया जाता था। आप श्रीलंका की हालत देखो ना, जो क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनकी सरकार ने बेवकूफ़ी करी थी कि फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे एग्रीकल्चर में, सारी फसलें किसानों की खराब हो गई। तो इस तरीके की चीजें थी। MS स्वामीनाथन जो है ना, इन्होंने भारत के उस समय की सरकार के साथ मिलके बहुत सारे प्रयास किए, और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमारे देश में बोलते हैं ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है बेसिकली यही है कि जो एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है MS स्वामीनाथन। और सिर्फ उस समय नहीं, 2000 के बाद भी इन्होंने बहुत सारी चीजों में किसानों के पक्ष में बातें रखी हैं, बहुत सारी कमिटी को चेयर किया है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अभी आपके एग्जाम के आसपास ही इनकी देहांत हुई है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो मोनकोब सांबशिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है। ये एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, वाइडली रिगार्डेड किए जाते हैं, फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर। 98 की एज में इनका देहांत हुआ है, सितंबर 28 को। इनका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर के अंदर आफ्टर 1960s 70s ने इंडिया की फार्मिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया था।
उस समय के जो, अब इसमें ये लिखा नहीं, मैं बता देता हूं, उस समय के जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होते थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स होते थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? तो स्वामीनाथ जी का एक मिशन था ट्रांसफॉर्म करने का इंडिया के एग्रीकल्चर को। इन्होंने हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज, इंप्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज एंड प्रमोटेड फर्टिलाइजर यूज इन्होंने शुरू करवाया। वीट प्रोटेक्शन इन इंडिया में आप एग्जांपल देख लो, 6 मिलियन टन था 1947 में और 17 मिलियन टन हो गया 1964 से 1968 के बीच में, और उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। इंडिया की फूड सिक्योरिटी का इन्होंने जो है डिपेंडेंस जो है वो खत्म कर दिया फ्रॉम बाहरी कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बाहरी कंट्रीज पे डिपेंड रहते थे कि वो खाना भेजेंगे तब हम लोग खाएंगे, खाना मतलब फूड ग्रेन्स भेजेंगे, लेकिन हम लोगों को इंडिपेंडेंट लाके खड़ा किया है इनके प्रयास ने। स्वामीनाथन जो है, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट भी मिला हुआ है 1987 में, इनका कंट्रीब्यूशन वीट एंड राइस प्रोडक्शन में। साथ ही साथ पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, जो भारत के 2 हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हैं, वो भी इनको मिला हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनमें से इनको कौन सा नहीं मिला हुआ है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, फिर वहां कंफ्यूज हो जाओगे, या तीनों ही मिला हुआ है। तो जब कोई पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी के बारे में इतनी न्यूज है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं, तो पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो, मॉब ट्राइज टू स्टॉर्म मणिपुर सीएम हाउस, ये एक न्यूज आई है। कहां से आई है? मणिपुर से आई है। देयर इज नथिंग जो हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसमें करें, लेकिन एक चीज है, काफी दिन हो चुका है और थोड़ा सा हमने इस टॉपिक को रिवाइज नहीं किया, तो मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं। वहां पे कुक्कू ट्राइब है, मेटी कम्युनिटी है, ठीक है। 2 डिवाइड था, एक हिल एरिया था और एक आपका वैली एरिया था। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन हिल एरिया में रहता है और कौन वैली एरिया में रहता है। फिर प्रॉब्लम कहाँ से सारी स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम जंगलों में से जो बाहरी, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, वहां पे आपका म्यांमार साइड से ना माइग्रेशन भी है। इवन कुकी ट्राइब्स के अंदर आप देखोगे जो शादियां हुई है ना, वो म्यांमार से ज्यादा हुई हैं। और ऐसा भी है कि बॉर्डर जो है ना, वहां पे अलाउड भी है इधर उधर जाना, वहां पे म्यांमार और इंडिया के उस आपका जो मणिपुर का बॉर्डर है, म्यांमार एंड मणिपुर का, उसमें 10-15 किलोमीटर तक का बफर जोन है कि आप जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो। तो बहुत सारी चीजें थी। मेन जो प्रॉब्लम आई वो आई कि मेटी कम्युनिटी ने एसटी कैटेगरी की डिमांड करी, हाईकोर्ट ने कुछ बोला, फिर ये क्लैशेस बढ़े और फिर बहुत मैसिव लेवल पे चीजें जो हैं वो बढ़ गई हैं और फिलहाल अभी तक चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट होने का नाम नहीं ले रही हैं, ठीक है। आफ्सपा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में कल हमने डिटेल में देखा ही है, तो आई डोंट थिंक कि वो करने की जरूरत है। नागरंगो करमबाग सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट से इट विल डिसॉल्व इटसेल्फ एज पीपल फ्ली। देखो यार, ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा न्यूज में है और मैंने इसको डिटेल में 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन 5 दिन पहले कराया है। प्लीज कर लेना, एग्जाम में आ जाएगा तो मुंह बना के मत देखना, ठीक है। और मॉक में भी आपके यहाँ आएंगे, चाहे आप किसी भी कोचिंग का मॉक देते हो, चाहे क्लैट पॉइंट का देते हो या किसी और कोचिंग का देते हो, इस पे पैसेज आपको मिलेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो मिलेगा। इसके बाद क्या है, रशिया टू हाइक इट्स डिफेंस स्पेंडिंग बाय 70% इन 2024। ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे यार रशिया ने जो है 70% बढ़ा दिया है, लेकिन जो जनता होगी ना वहाँ की, वो इस चीज़ से खुश नहीं होगी। देयर आर सम पीपल जिनको मैं रशिया में जानता हूँ और रशियंस हैं वो, तो एक दिन मेरी ऐसी कन्वर्सेशन हो रही थी उनसे, तो मैंने बोला कि यार आप लोगों का क्या है इसके ऊपर जो पूरा ये चल रहा है। तो वहाँ की जो जनता है ना, देखो वो खुश नहीं है। और इवन आप यूक्रेन की जो नॉर्मल कॉमन जनता से पूछोगे ना कि वॉर में आप खुश हो गया, तो यूक्रेन की जनता भी कहेगी भाई हम भी खुश नहीं है। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, ये वॉर जो है ना वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अभी रशिया के अंदर ना जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो बाहर जा रही है। मतलब शी वॉज टेलिंग मी कि भाई बाहर दूसरी जगहों पे जाके नौकरियां करने के लिए जा रहे हैं या फिर माइग्रेट हो रहे हैं लोग, और अब तो उस पर भी रोक लगा दी है बाहरी कंट्रीज ने, बट इससे ये चीज देखने को मिल रही है। देखो होता क्या है, जब वॉर होती है ना, तो कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका पूरा फोकस जो है वो वॉर पे होता है, वो पूरा पैसा जो है, पूरी एनर्जी जो है वॉर पे लगाती है। फिर उस समय जो आम जनता है उसके लिए जो भी चीजें करनी है ना वो नहीं कर पाती है। तो सारा पैसा, अब देखो डिफेंस पे ज्यादा पैसा रशिया बढ़ा रही है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगा, उस पर और बढ़ा रही है, तो ये कहां से जा रहा है? ये टैक्स पेयर्स का पैसा ही तो जा रहा है, और वो पैसा पहले सड़क बनवाने पे, हॉस्पिटल बनवाने में, इन चीजों पे लगता, बट अब वो इस पे लग रहा है। तो इसीलिए देखो हम लोग ना जब बहुत इजीली कह देते हैं कि यार चलो पाकिस्तान से वॉर कर लेंगे, उससे चाइना आएगी तो उससे लड़ जाएंगे, ये कहना आसान है बेटा। देश दुनिया में जब कभी चीज भगवान न करे हो जाए, हम आप लोग कभी देखें इस तरीके की चीजें, बट अगर हो जाएगी ना,
आज जो सिचुएशन में आप अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, आप इससे अपने आप को बहुत अलग लेवल पे पाएंगे। हर जगहों पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री। क्योंकि देखो आज की डेट में क्या है, जितनी भी गरीब तबका है उसके लिए सरकार ने बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चला रखी हैं, चाहे वो हेल्थ केयर का मामला हो, चाहे वो फूड का मामला हो। लेकिन जब सरकार वहां पे पूरी एनर्जी लगाई रहेगी तब कैसे होगा। और वॉर देखो ये वो वाला नहीं है कि हमने जो मूवी देख ली है उरी की, एक दिन गए अटैक करके आ गए, वो वॉर नहीं होता है। वॉर क्या होता है, जब दो कंट्री प्रॉपर लग जाती हैं एक दूसरे के पीछे। अब रशिया यूक्रेन को देखो 1.5-2 साल से ऊपर हो चुका है भाई। इतने समय में फिर सोचो कि कितनी एनर्जी, कितना पैसा खर्च हुआ होगा। तो वो वाली चीज है, वो तो रशिया थी झेल गई। सच्चाई जो है, यूक्रेन को तो चलो सब फ्री में दे रहे हैं, वो तो रशिया थी जो झेल पा रही है। कोई छोटी मोटी कंट्री होती ना, अब तक तो पूरा भट्टा बैठ जाता, समझ रहे हो। तो ये चीज होती है। इसके बाद देखो एक्टर माइकल डम्बलडोर गैम्बॉन डाइज। देखो इनका नाम है माइकल गैम्बॉन, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, अभी इनकी मृत्यु हुई है। फेमस पर्सनालिटी क्यों है, अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी उसमें डम्बलडोर का इन्होंने किरदार निभाया था, जो प्रिंसिपल होते हैं। अभी इनका देहांत हो गया है, तो दिस इज अबाउट हिम, है ना। थोड़े से इनकी और पिक्चर्स देख लो। ये किस कंट्री के हैं वो एक बार देख लेना यार, किस कंट्री के ओरिजिन होंगे। मुझे जो लग रहा है यूके के होंगे, है ना, बाकी आप लोग देख लेना। फिर एक आज टेक्स्ट वाले पेज पे आर्टिकल आया है, व्हाट इज फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस। हमने देखो पहले ही कर रखा है ये, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। तो फाइव आईज जो है वो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का एक ग्रुप है जो बेसिकली ये बात कहता है कि हम भाई एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। ठीक है, समझ में आया। बिगिनिंग में अगर आप देखोगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूके एंड यूएस ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। नीड फील हुई थी कि यार इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर होनी चाहिए। फिर मार्च 5, 1946 में एक कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ जिसको यूके यूएसए एग्रीमेंट बोलते हैं, और वहां से यूके एंड यूएसए ने 5I का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू किया। कनाडा जो है 1948 में आता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 1956 में आते हैं, और इसके तरीके से 5I की जो है शुरुआत हो जाती है। 5I का बेसिकली मतलब ये है कि भाई एक दूसरे के साथ सारी चीजें शेयर करेंगे। इसमें देखो एरिया डिवाइडेड है, जैसे ब्रिटेन जो है वो यूरोप, वेस्टर्न रशिया, मिडिल ईस्ट एंड हांगकांग पे नजर रखता है। यूएस जो है वो मिडिल ईस्ट एज वेल एज चाइना, रशिया, अफ्रीका एंड कैरिबिया पे नजर रखता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ एंड ईस्ट एशियाज, वेयर न्यूजीलैंड इज द चार्ज ऑफ द साउथ पैसिफिक एंड साउथ ईस्ट एशिया। कैनेडा कीप्स एन आई ऑन रशिया, चाइना एंड एरियाज ऑफ लैटिन अमेरिका। Despite this divide, they work primarily together and assisting each other in important component of this agreement। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। देखो 5I अभी न्यूज में क्यों है, आपको कहानी बैकग्राउंड याद ही होगा जो कि हमने कर रखा है। निज्जर की डेथ हुई थी, तो निज्जर की डेथ के बाद जो है कनाडा के ट्रेडियोर साहब ने कह दिया कि भैया इसमें इंडिया की रॉ का हाथ है। तो उनको ये इंटेलिजेंस जो है ना वो यूएस से मिली थी। अब यूएस क्यों दे रहा है, कोई दोस्त तो है नहीं, मतलब दोस्त तो है ही है पर कुछ तो एग्रीमेंट होगा। तो वो 5I के अंदर हैं ये लोग, तो एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करने की बात करते हैं, इसीलिए यूएस ने बोला है। ऑल्दो अभी तक कोई एविडेंस सामने आया नहीं है और कोई ऐसा प्रूफ हुआ नहीं है, तो इंडिया ने तो साफ साफ मना ही किया है, और ऐसी चीज़ है। देखो आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कनाडा में जो है इतने सारे खालिस्तानियों को श्रेय मिली हुई है। तो देखो कनाडा ना सिर्फ खालिस्तानियों का वहाँ पे गिरोह नहीं इकट्ठा हो रहा है। कनाडा के अंदर ना आज की डेट में आप देखोगे अलग अलग कंट्रीज के अर्मेनियन टेररिस्ट भी वहाँ पे हैं, इस तरीके के बहुत सारे लोग। एक्चुअली कनाडा की ना इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत बेकार है। वहाँ पे देखो जो आज की डेट में ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना, आई थिंक 65%, वो 60+ लोगों की है। तो वो यूथ को बाहर के बुलाना चाहते हैं कि वो वर्क फोर्सेज में लगें, वो काम करें, वो वहाँ की नौकरियाँ ज्वाइन करें, और इस वजह से फिर वो किसी भी चीज़ों में ला के रख देते हैं। 8 लाख के आसपास कनाडा के अंदर ना सिख पॉपुलेशन है। अब वहाँ पे देखो उसका बहुत ही कम परसेंटेज जो है ना वो खालिस्तानी सपोर्टर है। एवरीवन इज नॉट खालिस्तानी सपोर्टर देयर, इट जस्ट कि हाँ सब लोग ओपनली अपोज नहीं कर रहे होंगे, पर नॉट एवरीवन वांट्स कि खालिस्तान बने, पर कुछ परसेंटेज वहाँ पे सिख पॉपुलेशन की है जो चाहते हैं। और सबसे ज्यादा जो ओटावा रीजन है ना वहाँ का, वहाँ पे बहुत ज्यादा सक्रिय हैं ये लोग। इसके बाद देखो अभी डिजीज एक्स का आपने नाम सुना होगा, तो डिजीज एक्स क्या है। देखो अभी हमने ट्विटर का नाम एक्स सुना, तो आपको क्या लगता है कि एलन मस्क ने ट्विटर का नाम एक्स क्यों रखा है। एक्चुअली एक्स से उनको सिंबलाइज करना था कि मैनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, मतलब कुछ भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ऐसे डिजीज एक्स का ना अभी कोई नाम नहीं पता है, अभी कोई चीज नहीं पता है, लेकिन डिजीज एक्स बोला जा रहा है
कि फ्यूचर में डिजीज एक्स आएगी जो बहुत ही ज्यादा मैसिव लेवल पे लोगों को मार सकती है, कोविड से भी खतरनाक हो सकती है। देखो कोविड का अगर आप आंकड़ा देखो ना WHO का, तो WHO का ये मानना है कि 70 लाख के आसपास लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी कोविड से। ठीक है, WHO का क्या मानना है कि 70 लाख के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। और WHO का मानना है, डिजीज एक्स का नाम उन्होंने ही कॉइन किया है, कि भाई 5 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो डिजीज एक्स से मर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। अभी ये न्यूज में क्यों आया था, क्योंकि यूके की वैक्सीन की टास्क फोर्स एक लीड कर रही थी डैम केट, तो उन्होंने भी कहा था कि भैया इससे जो है बहुत सारी मृत्यु हो सकती है, बच के रहना है ये वो। अगर आप WHO की आज की डेट में प्रायोरिटी डिजीज की लिस्ट देखोगे ना, उसमें देखो सबसे ऊपर है कोविड-19, फिर क्रीमिया कॉन्गो हेरम्बो जो भी नाम है इसका फीवर, इबोला वायरस डिजीज एंड मार्बर्ग वायरस डिजीज, लासा फीवर, इसके बारे में पढ़ा था हमने कुछ दिन पहले, मिड ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस एंड सीवियर सिंड्रोम, निपा एंड हेपाइडल डिजीज, रिफ्ट वैली फीवर, जीका, और एक नाम ना इसमें इन्होंने दिख रखा है किसका, डिजीज एक्स का भी, वो इसमें दिख नहीं रहा आपको, पर डिजीज एक्स भी इन्होंने इसमें डाला हुआ है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अभी ये नहीं क्लियर है कि कौन से वायरस से होगा, कौन से पैथोजन से होगा, कौन से बैक्टीरिया से होगा, बट होगा समडे। ये इनका डिजीज एक्स से इनका मतलब ये है, और एक्स का मतलब हम मैथ्स में सॉल्व नहीं करते थे कि एक्स ये है वाई है तो फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो उसी हिसाब से इसका नाम एक्स रखा गया। ऐसे ही आप ये समझ लो ट्विटर का नाम भी एक्स इसलिए रखा गया है, ऐसा नहीं है कि एक्स बहुत पसंद था शब्द एलन मस्क को। एक्चुअली एक्स का मतलब है कि पॉसिबिलिटीज हैं बहुत सारी, मतलब फाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो वो इस तरीके से उसको सिंबॉलिक करने की कोशिश कर रहे थे वो। ठीक है, तो दिस इज इट, एंड ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अब तक आपने जो भी किया है वो ठीक है, बट नाउ द टाइम इज कि अब बिल्कुल और अच्छे से करना है। अब तक आपने बहुत पढ़ाई करी और अब कुछ नहीं करोगे, अगले 1.5-2 महीने बर्बाद हो जाओगे। अब तक आपने अच्छी खासी पढ़ाई करी है, अब 1.5-2 महीने पढ़ाई नहीं करोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे। अब तक आपने अच्छी पढ़ाई करी है, 1.5-2 महीने भी मेहनत करोगे, सफल हो जाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाय, जय हिंद, जय भारत।